तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज आपका वनडे सीरीज है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का IEC का। आज का आपका वनडे सीरीज है और जो कि है आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी आपके MCQ टाइप क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए आपको बता के देखिए जिन्होंने भी पावर प्लांट की वनडे सीरीज पढ़ी होगी तो उन्होंने जो कि है पूरा पेपर उनको आसानी से बन गया होगा। जो क्वेश्चन हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगवाए थे वो क्वेश्चन आए ही हैं, ठीक। डीजल की दक्षता हमने आपसे कहा था कि मतलब दक्षता किसी भी पावर प्लांट की एक जरूर से पूछी जाएगी, तो एक दक्षता आपसे ज़रूर से पूछी गई है। देखिए पेपर आपके ज़्यादा कठिन नहीं आ रहे हैं और जो तरीका हमने जो किया है आप लोगों को करने का बताया है, आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे तो जो कि आप आसानी से पास हो सकते हैं। अगर आप वनडे सीरीज अकेले भी देख लेते हैं तो इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप आसानी से पास हो सकते हैं। लेसन फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू SCR, ठीक। इंट्रोडक्शन टू SCR लेसन फर्स्ट से हम स्टार्ट कर देते हैं इसका रिवीजन करना। इसके साथ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के बाद हम MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे कि हमको जो सारे टॉपिक एकदम क्लियर होते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं पावर डायोड क्या होता है। देखिए पावर डायोड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पावर डायोड एक प्रकार का डायोड है जो आमतौर पर पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है। एक नियमित डायोड की तरह पावर डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। अब आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, तो पावर डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। कितने होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं। इसके बाद देखिए आता है डायोड सबसे सरल अर्धचालक उपकरण है जिसमें केवल दो परतें, दो टर्मिनल और दो जंक्शन होते हैं। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर डायोड में आपके दो परत होती हैं, दो टर्मिनल होते हैं और दो जंक्शन होते हैं। एक जंक्शन होता है, सॉरी, दो परतें, दो टर्मिनल और एक जंक्शन होता है, ठीक है। साधारण सिंगल डायोड में P टाइप सेमीकंडक्टर द्वारा गठित जंक्शन होता है। P टाइप को एनोड तथा N टाइप को हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। सभी लोगों को पता हुआ है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर PN डायोड पढ़ते हैं हम। PN डायोड में क्या है? PN डायोड में आपका PN डायोड का डायग्राम इस तरह से बनेगा, ठीक। PN डायोड का डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। इसमें आप लिखेंगे कि पावर डायोड भी नियमित डायोड के समान होता है, ठीक। नियमित डायोड के समान होता है लेकिन ये PN डायोड से भिन्न होता है। आपका जो पावर डायोड होता है PN डायोड से भिन्न होता है, ठीक है। पावर डायोड में P प्लस और उसके बीच एक जंक्शन होता है। P प्लस और उसके बीच एक जंक्शन, देखिए P प्लस ये है, बीच में एक जंक्शन है प्लस माइनस का मिलाकर, ठीक। एक जंक्शन बना आपका, एक जंक्शन और फिर N माइनस और फिर N माइनस और फिर N प्लस, ठीक। और फिर N माइनस और फिर N प्लस जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए पहले P प्लस, उसके बीच में एक जंक्शन है, फिर आपका N माइनस और फिर N प्लस, ठीक है। तो ये था आपका PN डायोड, ठीक। इसके बाद देखिए N लेयर पावर डायोड की मुख्य विशेषता है जो इसे उच्च शक्ति उपयोग के लिए उपयुक्त बनाती है। इस डिवाइस को पिन डायोड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि PN डायोड का दूसरा नाम क्या है? पिन डायोड है, PIN, पिन डायोड, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन में से आपका एक क्वेश्चन जरूर से आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड। पावर डायोड मतलब कितने प्रकार के होते हैं ये हमको बताना है। पावर डायोड तीन प्रकार के होते हैं। पावर डायोड कितने? तीन प्रकार के होते हैं। जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्ट की डायोड। कितने? तीन प्रकार के होते हैं। आपका पहला होता है जनरल पर्पस डायोड, दूसरा होता है फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्ट की डायोड। जनरल पर्पस डायोड में आप देखें, जनरल पर्पस डायोड क्या है? जनरल पर्पस डायोड का रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। इसकी करंट रेटिंग 1 एम्पियर से कई हज़ार एम्पियर तक की होती है तथा पावर रेटिंग 50 वोल्ट से 50 किलोवाट 50 वोल्ट से आपका 5 किलोवाट तक या उससे ज़्यादा हो सकता है। इसका उपयोग बैटरी, आपका वेल्डिंग, ठीक, UPS, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में उपयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर से याद करनी है कि जनरल पर्पस डायोड का जो यूज है वो किस किस में किया जाता है? बैटरी चार्जर में, ठीक, वेल्डिंग में, UPS में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है कि फास्ट रिकवरी डायोड। देखिए फास्ट रिकवरी डायोड में हम देखेंगे कि इस प्रकार की डायोड या इस डायोड का रिकवरी टाइम 1/5 गुना होता है। इसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल में गोल्ड AU को मिलाया जाता है। अब आपका MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि आपका फास्ट रिकवरी डायोड में सेमीकंडक्टर में क्या मिलाया जाता है? गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? गोल्ड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? गोल्ड मिलाया जाता है। इसके बाद देखिए इससे रिकॉम्बिनेशन की डेंसिटी बढ़ जाती है और जिससे चार्ज कैरिंग की लाइफ घट जाती है, ठीक है।
और रिकवरी टाइम भी घट जाता है। क्या मिलाने से? गोल्ड मिलाने से। यह अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड पर कार्य करता है और लो पावर लॉस करता है। क्या करता है? यह अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड पर कार्य करता है और लो पावर लॉस करता है। इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी रेक्टिफायर, बैरियर, इंडस्ट्रियल, ठीक, रेडियो सिग्नल और डिटेक्टर आदि में उपयोग किया जाता है। आपको देखिए यूज जरूर से पढ़ना है कि किसका यूज किस में किया जाता है। हमने आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दी है, आप उससे भी जो कि ये देख सकते हैं। और अगर आप वनडे सीरीज जरूर से, अगर आप वनडे सीरीज की वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक, इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप वनडे सीरीज देख रहे हैं तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पेपर में। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा शॉर्टकट आउट। शॉर्टकट आउट क्या होता है? यह एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन होता है जिसका एक भाग मेटल, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का बना होता है तथा दूसरा भाग एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होता है। अतः जब दोनों पदार्थ को ज्वाइंट किया जाता है, मतलब कि आपस में जोड़ा जाता है दोनों को, तो क्या होता है? एन टाइप पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स भारी संख्या में मेटल की ओर प्रवाहित होते हैं। इस कैरियर की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण इसको हॉट कैरियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट कैरियर भी कहा जाता है। यह हाई स्विचिंग स्पीड डायोड होते हैं। इसका उपयोग एसएमपीएस में, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, शॉर्टकी सर्किट में आदि में किया जाता है। ये हमारे हो गए क्या? डायोड का क्लासिफिकेशन। अब देखिए मेन चीज़ हमारी यहाँ से शुरू होती है जिसका नाम है थायरिस्टर। देखिए थायरिस्टर क्या होता है? थायरिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग होती है। थायरिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। यह 3 या 3 से अधिक जंक्शन वाली पीएन युक्ति है। ठीक है, देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यह 3 या 3 से अधिक जंक्शन वाली पीएन युक्ति है। यह एसी को डीसी में बदलती है और डीसी को एसी में बदलती है। अगर आपसे थायरिस्टर का पूछ ले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कि थायरिस्टर एसी को किस में चेंज करता है या थायरिस्टर डीसी को किस में चेंज करता है, तो थायरिस्टर एसी को डीसी में और डीसी को एसी में चेंज करता है। हाई डीसी को लो डीसी में और हाई फ्रिक्वेंसी एसी को लो फ्रिक्वेंसी एसी में, हाई फ्रिक्वेंसी एसी को लो फ्रिक्वेंसी एसी में चेंज करता है। ठीक है, थायरिस्टर एक बाई स्टेबल डिवाइस होता है जो ऑन और ऑफ करने, ऑन से ऑफ तथा ऑफ से ऑन स्थिति में एक स्टैटिक स्विच की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए थायरिस्टर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका एससीआर, दूसरा हो गया डायक। ठीक है, एससीआर डायक हो गया। इसके बाद देखिए ट्रायक, यूजेटी, एससीएस और जीटीओ। कम से कम 10 क्वेश्चन आपके इतने में से आएंगे। किस किस में से? आपके देखिए एससीआर, डायक, ट्रायक और यूजेटी। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसमें से ज़रूर से आएंगे, इन चारों में से। तो आपको इन चारों को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हम इन चारों को केवल आपको पढ़ा देते हैं, बाकी की आप लोग नोट से देख लेंगे। एससीआर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एससीआर क्या है? एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका इस्तेमाल स्विचिंग के लिए किया जाता है। एससीआर का फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। और एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको जितने भी ये हैं एससीआर, ठीक, डायक, ट्रायक, यूजेटी, एससीएस और जीटीओ, इन सभी के फुल फॉर्म भी आपको ज़रूर से याद करना है। ठीक, इन सभी के फुल फॉर्म आपको ज़रूर से याद करना है। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आपके पास एक बार वार्निंग आ जाती है, ठीक, प्रॉक्टर की तरफ से अगर आपके पास एक बार वार्निंग आ जाती है तो आप उसके बाद बिल्कुल भी हलचल ना करें। ठीक, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक बार वार्निंग आ गई है तो आप बार बार हलचल जो कि है ना करें, वरना जो कि आपका एकदम पेपर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप मतलब जो भी कर रहे हैं तब तक करें जब तक वार्निंग ना आए। जैसे ही आपकी वार्निंग आ जाए उसके बाद आप कोई भी हलचल ना करें। ठीक, तो एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। इसे थायरिस्टर भी कहते हैं। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। सभी लोगों को पता है एनोड आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। और गेट टर्मिनल का इस्तेमाल एससीआर को पल्स सिग्नल देने के लिए होता है। इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। इसमें 4 लेयर होते हैं, PN। देखिए इसमें 3 जंक्शन होते हैं और 4 लेयर होते हैं, ये आपको ज़रूर से याद रखनी है। और देखिए इसका वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? 10 किलोवाट। ठीक, इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? 10 kV। ज़रूर से याद कर लेना जी वोल्टेज रेटिंग इसकी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है इसका डायग्राम, ये है ब्लॉक डायग्राम। ठीक, तो ब्लॉक डायग्राम से तो हमको कुछ मतलब अभी है नहीं। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे
देखिए अब आता है हमारा डायक। ठीक, डायक एक ऐसा डायोड होता है जो अपने ब्रेक डाउन वोल्टेज VBO पर पहुंचने के बाद ही विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। ठीक है, इसका पूरा नाम डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है। डायक का फुल फॉर्म क्या है? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, सॉरी, जिसमें दो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं। इसका उपयोग थायरिस्टर की ट्रिगरिंग में किया जाता है। डायक थायरिस्टर परिवार का ही एक सदस्य होता है। इसमें गेट इलेक्ट्रोड नहीं होते हैं जैसा कि कुछ अन्य थायरिस्टर में होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए डायक को बिना बेस का थायरिस्टर भी कहा जाता है। डायोड को क्या कहा जाता है? आपके डायक को हम बिना बेस का थायरिस्टर भी कहते हैं। इसे वोल्टेज की दोनों पक्षों, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पर ऑन या ऑफ किया जाता है। डायक आपका देखिए सिलिकॉन निर्मित 4 लेयर 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल। देखिए आपके जी यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डायक आपका सिलिकॉन से बना होता है और इसमें 4 लेयर होती है, मतलब 4 परतें होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं और 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 2 टर्मिनल वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो AC सिग्नल द्वारा ऑपरेट होता है और यह एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। ठीक, क्या होता है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। इसके बाद देखिए ये है आपका इसका ठीक संरचना ये है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें 4 परतें होती हैं। क्या होती हैं? 4 परतें होती हैं और 2 टर्मिनल होते हैं और इसमें बेस टर्मिनल नहीं होता है। क्या होता है? इसमें बेस टर्मिनल नहीं होता है। इसके 3 क्षेत्रों में लगभग बराबर डोपिंग होती है। इसके 3 क्षेत्रों में क्या है? लगभग बराबर डोपिंग होती है। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायक। देखिए ट्रायक का क्या है? ट्रायक का पूरा नाम ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है। यह एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति है। क्या है? यह एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति है। यह दूसरे SCR से अलग होती है क्योंकि यह दोनों दिशाओं में चालन कर सकती है। क्या कर सकती है? यह दोनों दिशाओं में चालन कर सकती है, चाहे आपका गेट सिग्नल प्लस हो या नेगेटिव हो। तो इसलिए इसका उपयोग AC सिस्टम के लिए स्विचिंग की तरह किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका जो उपयोग है वो AC सिस्टम के लिए स्विचिंग की तरह किया जाता है। ट्रायक एक 3 टर्मिनल MT1 MT2 और गेट तथा 6 परत आपका P1 P2 N1 N2 N3 और N4 सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। यह बाय डायरेक्शनल डिवाइस होता है। ठीक, इसमें AC सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद हम UJT के बारे में जानते हैं। UJT का पूरा नाम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यह एक 3 टर्मिनल वाली अर्धचालक युक्ति होती है। इसमें सिर्फ एक PN जंक्शन होता है, इसलिए इसे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक, संरचना आप यहाँ पर देख लें संरचना। ठीक है, UJT में एक कम डोप किया हुआ N टाइप के सिलिकॉन की छड़ का उपयोग किया जाता है। इस छड़ की एक तरफ ज़्यादा डोप किया जाता है। ठीक, किए गए P प्रकार के पदार्थ को क्या करते हैं? प्रसारित करते हैं। ठीक है, जो टर्मिनल P टाइप के क्षेत्र में जुड़ता है उसे इमिटर टर्मिनल E कहा जाता है और जो 2 टर्मिनल N टाइप के क्षेत्र में जुड़ते हैं उसको विपरीत सिरे पर जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें बेस 1 मतलब कि B1 और B2 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? B1 और B2, बेस 1 और बेस 2 कहा जाता है। इसके बाद देखिए आप इसके आगे देखेंगे। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट सिंक है आपका। ठीक है, हीट सिंक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और देखिए जिन्होंने भी आपकी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ नहीं देखी है, जिन लोगों ने भी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दी गई है ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हमने आपको सभी सब्जेक्ट की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ पढ़ाई है। आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की ब्रह्मास्त्र सीरीज़ जो की है वो ज़रूर से देख लें, उससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक, वहाँ पर हमने आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में समझाई है और उसी के बाद आपको MCQ टाइप क्वेश्चन भी बताए हैं। ठीक है, हीट सिंक हम यहाँ पर देखेंगे कि धातु की शीट जिसके मध्य से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अतिरिक्त ऊष्मा को बाहरी वातावरण को संचालित किया जाता है। आप साधारण भाषा में समझें, हीट सिंक का कार्य क्या होता है? आपका कोई भी डिवाइस को गर्म होने से बचाता है हीट सिंक। ठीक है, अगर कोई भी डिवाइस आपका ज़्यादा हीट वगैरह करता है तो उसको गर्म होने से, हीट होने से क्या बचाता है? हीट सिंक बचाता है।
ठीक, हीट सिंक कहलाती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की किसी परिपथ में संयोजित किए जाने वाले परिपथ के परिचालन के दौरान कुछ ना कुछ हीट अवश्य, मतलब कि कुछ ना कुछ उसके अंदर गर्मी अवश्य उत्पन्न होती है। हाई पावर की सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि पावर ट्रांजिस्टर, एससीआर आदि में हीट की मात्रा कम होती है। क्या होती है? आपके पावर ट्रांजिस्टर और एससीआर में हीट की मात्रा कम होती है। ठीक है, अतः इस हीट को वातावरण में निकालना जरूरी होता है ताकि डिवाइस से ज़्यादा हीट ना हो, और अतः इस कंपोनेंट्स को या डिवाइस को गर्म से ठंडा करने के लिए हम हीट सिंक का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका देखिए फाइनल चीज़ क्या निकल कर आई, किसी भी कंपोनेंट्स या डिवाइस को गर्म से ठंडा करने के लिए हम हीट सिंक का उपयोग करते हैं। हीट सिंक का हमने आपको डायग्राम भी दिया था, ठीक, प्रॉपर उसके नोट्स भी आपको पढ़ाए हुए थे। देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है थायरिस्टर माउंटिंग आपकी टेक्निक, थायरिस्टर माउंटिंग टेक्निक। ठीक है, और जिन लोगों ने भी ब्रह्मास्त्र सीरीज नहीं देखी है वो हम अभी भी कहते हैं कि आप लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि है ज़रूर से देख लें। आधे घंटे की आपकी जो कि एक वीडियो है वो आप ज़रूर से देख लें। देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थायरिस्टर में इंटरनल पावर लॉसेस के कारण उच्च थर्मल स्ट्रेस होता है। ठीक है, जिससे यांत्रिक बल प्रोड्यूस होता है, मतलब कि यांत्रिक बल आपका क्या होता है, उत्पन्न होता है। अतः थायरिस्टर को इस यांत्रिक बलों से सुरक्षित करने के लिए इसकी प्रॉपर माउंटिंग की जाती है। क्या की जाती है? माउंटिंग की जाती है, और इसी माउंटिंग के बारे में हमको जो कि यह पढ़ना है। ठीक है, माउंटिंग इस प्रकार डिजाइन की जानी चाहिए जिससे हीट का प्रवाह, मतलब कि जो आपकी ऊष्मा गर्माहट आपकी उत्पन्न हो रही है वो फंक्शन ठीक से केस की ओर आसानी से होता रहे। ठीक, माउंटिंग टेक्निक कई प्रकार की होती हैं। पहली आपकी लीक माउंटिंग हो गई, ठीक है, दूसरी आपकी क्या हो गई, स्टंड माउंटिंग, ठीक, वोल्ट माउंटिंग, वोल्ट डाउन माउंटिंग, और आपका प्रेस फिट माउंटिंग। ठीक, ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये नहीं है, इस वजह से हम आपको केवल हेडिंग बता रहे हैं। प्रेस पैक माउंटिंग, ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई माउंटिंग। इसके बाद आपके आते हैं थायरिस्टर प्रोटेक्शन। ठीक है, एससीआर के विश्वसनीय प्रचालन हेतु यह आवश्यक है कि एससीआर की निर्धारित रेटिंग के अनुसार ही इसे ऑपरेट किया जाना चाहिए। एससीआर को नष्ट होने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय निम्नलिखित हैं। पहला आपका होता है DI/dt प्रोटेक्शन। ठीक, DI/dt प्रोटेक्शन आपको जल्दी से पढ़ा देते हैं। DI/dt किसी डिवाइस में प्रवाहित करंट के परिवर्तन की दर को कहा जाता है। जहां एससीआर को फॉरवर्ड वाइज करके गेट किया जाता है तो आपका एनोड करंट फ्लो होता है। क्या होता है आपका? तो एनोड करंट फ्लो होता है। इसके बाद देखिए अपन पढ़ते हैं DV/dt प्रोटेक्शन। ठीक, ये थोड़ा और है, आप इसको ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोग जरूर से देखें, और जो नोट्स हमने डाले हैं टेलीग्राम पर आप उसको भी ज़रूर से पढ़ लें। और टेलीग्राम चैनल अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करें। ठीक है, देखिए DV/dt प्रोटेक्शन क्या है? एनोड कैथोड के मध्य फॉरवर्ड वोल्टेज लगाने पर J1 तथा J3 जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है। ठीक, फॉरवर्ड हो जाता है, किंतु बीच का जंक्शन J1 जो है वो रिवर्स वाइज रहता है। ठीक है, तो जो आवेश वाहकों के एकत्रित होने के कारण धारिता की तरह कार्य करता है। ठीक, आपका I बराबर देखिए हो जाएगा dQ/dt। आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो, आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमारा सेकंड लेसन यहाँ से आता है कि कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में कि क्या होता है कंट्रोल रेक्टिफायर। ये एक एससीआर को यूज करके आपका कंट्रोल रेक्टिफायर बनाया जाता है, तथा पीएन जंक्शन डायोड एक आपका क्या है, अनकंट्रोल्ड। पीएन जंक्शन क्या है, एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर डायोड होता है, लेकिन एससीआर के गेट टर्मिनल ऑन पर पल्स देकर इसे इच्छानुसार किसी भी समय ट्रिगरिंग किया जाता है। ठीक, ट्रिगरिंग की जा सकती है। दूसरे नंबर का इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका फेस कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है। फेस कंट्रोल रेक्टिफायर होता है आपका रेक्टिफायर के आउटपुट से प्राप्त डीसी का आपका फेस कंट्रोल करने हेतु एससीआर का उपयोग किया जाता है, और एससीआर से बने रेक्टिफायर फेस कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर केवल एक चीज़ याद रखिएगा आप, एससीआर से बने रेक्टिफायर फेस कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाते हैं। एससीआर से बने रेक्टिफायर आपके क्या कहलाते हैं, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम फेस कंट्रोल पढ़ते हैं। ठीक, केवल आपका क्या है, फेस कंट्रोल। यदि एससीआर के फायरिंग एंगल को परिवर्तन करके लोड करंट तथा आउटपुट करंट वोल्टेज को
कंट्रोल किया जाए तो इसे हम फेस कंट्रोल कहते हैं। जब हम SCR के फायरिंग एंगल को परिवर्तन करते हैं तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, फेस कंट्रोल कहते हैं। इसके बाद हमारा आएगा, देखिए जो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको पढ़ाई जा रही है, पूरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको पढ़ाई जा रही है। और अगर आप हमारी सलाह माने तो टाइम अभी आपके पास काफ़ी है। आप एक बार जो कि हमने नोट्स डाले हुए हैं आप उन सभी नोट्स को एक बार पढ़ लें, ठीक। MCQ टाइप क्वेश्चन आपके टोटल सभी अगर आप मिला ले तो 200 लगभग होंगे आपके, ठीक है। और 200 को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आप जैसे ही आपके सामने आएगा क्वेश्चन पेपर में तो आप तुरंत टिक लगा देंगे, ठीक है। इन्वर्टर क्या है, देखिए इन्वर्टर DC को DC में बदलने वाली युक्ति इन्वर्टर कहलाती है। और DC को AC में बदलने वाली युक्ति इन्वर्टर कहलाती है। DC को AC में बदलने की प्रक्रिया इन्वर्सन कहलाती है। क्या कहलाती है, इन्वर्सन कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्वर्सन रेक्टिफिकेशन या आपका रेक्टिफायर की विपरीत प्रक्रिया होती है आपकी। देखिए इन्वर्सन और रेक्टिफिकेशन आपके रेक्टिफायर की विपरीत प्रक्रिया होती है। जो युक्ति इन्वर्सन का कार्य करती है जिसे इन्वर्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्वर्टर। देखिए इन्वर्टर क्या करता है, ये है आपका इन्वर्टर सर्किट, ये है DC इनपुट यहाँ से मिल रहा है हमको, यहाँ पर AC आउटपुट जो कि है वो निकल रहा है। अब हम पढ़ेंगे चॉपर के बारे में। देखिए DC चॉपर यह युक्ति होती है जो कि सीधी DC को DC में चेंज करती है। क्या करती है आपकी चॉपर, क्या करता है, DC को DC में ही चेंज करता है, ठीक है। यह एक नई तकनीकी है। DC को DC रूपांतरण करने के लिए इसका व्यवहार वेरिएबल टर्न निष्पत्ति X मीटर जैसे ही होता है। चॉपर उस प्रतिरोध की जगह जोड़ा जाता है जहां की स्पीड कंट्रोल के लिए DC मोटरों के आर्मेचर के साथ आपके सीरियर में क्या किया जाए, जोड़ा जाता है। अतः इसका उपयोग बैटरी द्वारा प्रचालित गाड़ियों में किया जाता है। देखिए अब हम चॉपर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, चॉपर का उपयोग बैटरी द्वारा चलने वाली गाड़ियों में किया जाता है। जो गाड़ियाँ आपकी बैटरी द्वारा चलती हैं उनमें हम चॉपर का उपयोग करते हैं। देखिए डुअल कन्वर्टर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। डुअल कन्वर्टर वह परिपथ होता है जिसमें 2 कन्वर्टर लगे होते हैं, ठीक। क्या लगे होते हैं, डुअल कन्वर्टर में 2 कन्वर्टर लगे होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है डुअल, ठीक है, लगे होते हैं। एक आपका देखिए ब्रिज कंट्रोल की तरह कार्य करता है और दूसरा आपका ब्रिज इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। 2 आपके कंट्रोल लगे होते हैं, एक आपका ब्रिज कंट्रोलर की तरह और एक आपका ब्रिज इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। डुअल कन्वर्टर का प्रयोग उन परिपथों में होता है जहां लोड को रिवर्सेबल DC देने की आवश्यकता होती है। क्या होती है, जहां पर लोड को रिवर्सेबल DC देने की आवश्यकता होती है वहां पर हम डुअल कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। देखिए अब हमारे आती है MCQ टाइप क्वेश्चन की बारी, ठीक है। तो हम MCQ टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ से बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलना है सभी क्वेश्चन। एक पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, हमने आपको बताया था कि एक पावर डायोड में कितने 2 टर्मिनल होते हैं। एक SCR में कितने PN जंक्शन होते हैं, एक SCR में 3 PN जंक्शन होते हैं। कितने होते हैं, 3 PN जंक्शन होते हैं। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है, SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR क्या है, SCR आपका है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस। SCR क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। पावर डायोड को हम क्या कहते हैं, पिन डायोड भी कहते हैं। पावर डायोड या पिन डायोड दोनों एक ही चीज़ होते हैं। इसमें देखिए पावर डायोड के बारे में बता रहे हैं आपको। इसमें 2 परतें होती हैं, 2 टर्मिनल होते हैं और 2 जंक्शन होते हैं। केवल आपको इतनी चीज़ याद रखनी है, 2 परतें होती हैं, 2 टर्मिनल होते हैं और 1 जंक्शन होता है, एक जंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं PN जंक्शन होता है, ठीक है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि P टाइप जंक्शन को एनोड तथा N टाइप जंक्शन को कैथोड कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए 7वां हमारा पॉइंट है। 7वें पॉइंट में कहा है कि पावर डायोड कितने प्रकार के होते हैं। तो पावर डायोड आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपका जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्ट की डायोड, ठीक। इन तीनों के बारे में हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर में हमसे कहा है कि जनरल पर्पस डायोड, जनरल पर्पस डायोड के बारे में आपको थोड़ा देख लेते। जनरल पर्पस डायोड सबसे पहले तो हम यूज़ देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। आपके बैटरी चार्जर में, वेल्डिंग में, UPS में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है। इसमें करंट रेटिंग 1 एम्पियर से कई हज़ार एम्पियर तक होती है तथा पावर रेटिंग 50 वोल्ट से आपका 5 किलोवाट या उससे ज़्यादा होती है। इसका रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लें। इसका देखिए फास्ट रिकवरी डायोड, इसका उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी आपका रेक्टिफायर में, आपका वेरिएबल इंडस्ट्रियल में, रेडियो सिग्नल में और डिटेक्टर में।
इसका रिकवरी टाइम 1/5 गुना होता है। इसको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर में गोल्ड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सेमीकंडक्टर में गोल्ड मिलाया जाता है। 10वां आपका आता है शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड क्या होता है? SMP इसका उपयोग SMP में सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में और शॉटकी सर्किट में किया जाता है। यह एक हाई फ्रिक्वेंसी डायोड है। इसका एक भाग मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे ठीक इन सभी का बना होता है और दूसरा भाग एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होता है। ये सभी चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक, इसलिए हमने आपको स्पीड में पढ़ा दी है। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम थायरिस्टर का निर्माण कहाँ और कितने सन में हुआ था? सर्वप्रथम थायरिस्टर का निर्माण कहाँ और कितने सन में हुआ था? तो देखिए, आपकी थायरिस्टर का निर्माण हुआ था आपका अमेरिका में 1957 में। अमेरिका में 1957 में हुआ था और जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया था उसका नाम था GEC। उसका नाम क्या था? GEC। जिस कंपनी ने थायरिस्टर का निर्माण किया था उसका नाम था GEC। ये अमेरिका की कंपनी है और आपकी 1957 में इसका निर्माण हुआ था। थायरिस्टर का कार्य क्या होता है? AC को DC में बदलना और DC को AC में बदलना, ठीक, दोनों। थायरिस्टर एक ऐसी युक्ति है, थायरिस्टर देखिए PN युक्ति है। SCR में कितने टर्मिनल होते हैं? SCR में 3 टर्मिनल होते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि SCR में कितने जंक्शन होते हैं? तो SCR में कितने? 3 जंक्शन होते हैं आपका J1, J2 और J3। J1, J2 और J3। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि SCR में कितने लेयर होते हैं? SCR में कितने लेयर होती हैं? 4। PN, ठीक, 4 लेयर होती हैं। देखिए, निम्न में से SCR का ब्लॉक डायग्राम कौन सा है? अब आपसे अगर ब्लॉक डायग्राम पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि निम्न में से SCR का जो कि है ब्लॉक डायग्राम है वो कौन सा है? तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपका SCR का है ब्लॉक डायग्राम, ठीक। ये है आपका डायक का, ये है आपका ट्रायक का और ये है UJT का, ठीक। ये है SCR, ये है डायक, ये है ट्रायक, ये है UJT। SCR, डायक, ट्रायक, UJT, इनको अच्छे से आप देख लें, ठीक है। डायक का फुल फॉर्म आपका देखिए डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, डायोड में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। डायोड में कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। देखिए, डायोड के बारे में आप देख लें, यहाँ पर डायोड में क्या होता है? 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं और 2 टर्मिनल होते हैं और इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान रख लें। एक ज़रूर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपका ऐसा कौन सा SCR है या कौन सा ऐसा थायरिस्टर है जिसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। ऐसे कौन से थायरिस्टर में गेट टर्मिनल नहीं होता है? तो डायक में आपका क्या नहीं होता है? गेट टर्मिनल नहीं होता है आपका डायक में, ठीक है। इसके बाद डायक का सिंबल की अगर हम बात करें तो डायक के 2 सिंबल होते हैं। डायक के 2 सिंबल होते हैं। डायक का सिंबल ये भी है और डायक का सिंबल ये भी, दोनों सिंबल आपके डायक के ही हैं। आपके देखिए ट्रायक की बारी है। ट्रायक का पूरा नाम क्या होता है? ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्रायड में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, MT1, MT2 और गेट। ट्रायक में कितने लेयर होती हैं? तो 5 लेयर होती हैं। यह कैसी डिवाइस होती है? यह एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है और ट्रायक का सिंबल जो कि है इस तरह से बनता है। क्या होता है? ट्रायक का सिंबल इस तरह से बनता है और यह एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ट्रायक का हम यूज कहाँ पर करते हैं? AC स्विचिंग में, लाइट कंट्रोल में, पंखे व छोटे मोटरों को कंट्रोल करने में, ठीक है। SCR का पूरा फॉर्म या फुल फॉर्म क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल स्विचिंग। सिलिकॉन कंट्रोल स्विचिंग। SCR का, SCR नहीं, SCS का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल स्विचिंग। सिलिकॉन कंट्रोल स्विचिंग। SCS में कितनी लेयर होती हैं? तो 3 लेयर होती हैं, PNP, ठीक, और 4 टर्मिनल होते हैं। SCS का सिंबल इस तरह से बनता है। SCS का सिंबल जो कि है वो इस तरह से बनता है, SUS। इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को। SCA है, SCR होता है एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एक होता है SCS सिलिकॉन कंट्रोल स्विचिंग और एक होता है आपका SUS सिलिकॉन यूनिलेटेड स्विच। सिलिकॉन यूनिलेटेड स्विच, ठीक है। 3 होते हैं, SCR, SCS और SUS, ठीक। सिलिकॉन यूनिलेटेड स्विचिंग का देखिए स्विच का आपका ये सिंबल है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा UJT का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक। और इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा आपका UJT का। इसमें थोड़ा और हम देख लेते हैं। UJT का देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि UJT का यूज SCR को ट्रिगरिंग, SCR और ट्रायक में ट्रिगरिंग डिवाइस की तरह किया जाता है। SCR UJT का उपयोग हम SCR और ट्रायक में ट्रिगरिंग की डिवाइस के रूप में करते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ट्रायक की क्षमता कितनी होती है। ट्रायक की क्षमता कितनी होती है? 25 एम्पियर होती है। कितनी? 25 एम्पियर होती है। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि पावर डायोड का आविष्कार कितने सन में हुआ था। तो पावर डायोड का आविष्कार हुआ था 1957 में। कितना? 1957 में। और देखिए पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। पावर डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं। शॉर्टकी डायोड में कितने? शॉर्टकी डायोड को कहते हैं, शॉर्टकी डायोड को क्या कहते हैं? हॉट कैरियल डायोड, हॉट कैरियल डायोड कहते हैं। मेटल का यूज कहाँ पर होता है? मेटल का यूज होता है हमारा शॉर्टकी डायोड में। शॉर्टकी डायोड में मेटल का यूज होता है। ठीक, मेटल का यूज कहाँ होता है? शॉर्टकी डायोड में होता है। इसके बाद आता है 39 नंबर का क्वेश्चन कि ट्रायक को SCR, ट्रिगरिंग ऑफ SCR, ट्रिगरिंग ऑफ SCR क्या है? रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन है ट्रिगरिंग ऑफ SCR। ठीक है, डायक क्या होता है? यह कैसी डिवाइस है? डायक आपका एक बाय डायरेक्शनल डिवाइस होती है। ठीक है, पावर डायोड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अनकंट्रोल्ड डिवाइस कौन सी है? अनकंट्रोल्ड डिवाइस, अनकंट्रोल्ड डिवाइस आपकी कौन सी है? पावर डायोड। और कंट्रोल कौन सी है? थायरिस्टर। पावर डायोड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आपका थायरिस्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, गेट टर्मिनल कितने प्रकार की होती हैं। आपका जो गेट टर्मिनल होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है AC टर्मिनल, AC ट्रिगरिंग, और दूसरा होता है DC ट्रिगरिंग। आपकी गेट ट्रिगरिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, AC ट्रिगरिंग और DC ट्रिगरिंग। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि थायरिस्टर को ऑफ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेशन। ठीक, थायरिस्टर को ऑफ करने को हम कहते हैं कम्यूटेशन। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि थायरिस्टर की कम्यूटेशन की कितनी विधि होती हैं। तो आपकी देखिए थायरिस्टर की कम्यूटेशन की आपकी 2 विधि होती हैं, एक आपका नेचुरल, एक फोर्स, एक प्राकृतिक रूप से और एक दूसरा बल लगाकर। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन है कि थायरिस्टर की करंट रेटिंग कितनी प्रकार की होती है। थायरिस्टर की करंट रेटिंग आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी कंटिन्यूस मतलब लगातार, और एक कम समय के लिए कार्यशील। ठीक, कम समय के लिए कार्यशील, और एक होती है आपकी क्या होती है? लगातार होती है। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन है कि DI/dt रेटिंग का मैक्सिमम मान कितना होता है। DI/dt का मैक्सिमम मान कितना होता है? अधिकतम मैक्सिमम मान कितने से अधिक होता है? मैक्सिमम मान कितने से? 200 से अधिक होता है। 200 ओम एम्पियर प्रति सेकंड। ठीक, इसको पूरा आप लिख लें, 200 ओम एम्पियर प्रति सेकंड। ठीक है, 49 नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हीट से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हीट का। आपकी जो डिवाइस होती है उसको गर्म होने से बचाने के लिए हम किसका? हीट सिंक का उपयोग करते हैं। देखिए, निम्न में से गेट टर्मिनल नहीं है। निम्न में से गेट टर्मिनल किस में नहीं होता है? डायक में। अब आपसे इसी तरह से पूछ सकता है कि निम्न में से गेट टर्मिनल किस में नहीं होता है। तो आपका डायक में गेट टर्मिनल आपका नहीं होता है। इसके बाद देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब फिर से 1 नंबर से शुरू होगा आपका, कि किसका यूज करके एक कंट्रोल रेक्टिफायर बनाया जा सकता है। किसका यूज करके? SCR का यूज करके हम एक कंट्रोल रेक्टिफायर बना सकते हैं। PN जंक्शन डायोड एक कैसा रेक्टिफायर डायोड होता है? तो कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। आपका PN जंक्शन डायोड एक कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। SCR से बने रेक्टिफायर कैसे रेक्टिफायर कहलाते हैं? आपका फेस कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR से जो भी आपके रेक्टिफायर बनाए जाते हैं वो आपका फेस कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाते हैं। सिंगल फेस फुल वेव हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने डायोड और कितने SCR लगे होते हैं? तो सिंगल फेस फुल वेव हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में आपके 2 डायोड और 2 SCR, 2 डायोड और 2 SCR, अच्छे से याद कर ले आप लोग, 2 डायोड और 2 SCR लगे होते हैं। इसके बाद देखिए 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 3 फेस फुल वेव हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर में कितने SCR और कितने डायोड लगे होते हैं? तो 3 डायोड और 3 आपके 3 SCR और 3 डायोड। कितने? 3 SCR और 3 डायोड। अच्छे से याद करना है इसको। ठीक है, 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड FD। ठीक, फ्री व्हीलिंग डायोड में कितने SCR होते हैं? तो 1 SCR तथा 1 FD, फ्री व्हीलिंग डायोड। FD का मतलब है फ्री व्हीलिंग डायोड होता है। ठीक, 7वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जब SCR कंडक्टिंग स्टेज में आ जाता है तो निम्न में से कौन अपना कंट्रोल खो देता है? तो कौन खो देता है? गेट टर्मिनल जो होता है वो अपना कंट्रोल क्या कर देता है? खो देता है। निम्न में से कौन सा बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो की अनुमति देता है? बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो की अनुमति आपका क्या देता है? ट्रायक देता है। ठीक है, इसके बाद 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि जब SCR ऑफ होता है, जब SCR
ऑफ होता है तो उस समय सर्किट में करंट होती है, कैसी होती है आपकी, लार्ज लीकेज करंट, लार्ज लीकेज करंट आपकी होती है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रायक को ऑपरेटेड किस फ्रिक्वेंसी पर किया जाए, मतलब कि ट्रायक को आपका शुरू किस फ्रिक्वेंसी पर किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी पर करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उपकरण को डबल बेस डायोड कहा जाता है। यूजेटी जो है इसको हम डबल बेस डायोड भी कहते हैं, यूजेटी को हम डबल बेस डायोड भी कहते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि थायरिस्टर कैसी युक्ति है, थायरिस्टर कैसी अर्धचालक युक्ति है, ठीक, थायरिस्टर अर्धचालक युक्ति होती है। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन है कि थायरिस्टर में आपकी लैचिंग करंट IL एवं होल्डिंग करंट IH में संबंध, ठीक, तो आपका संबंध जो कि इस तरह से होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि थायरिस्टर का निर्माण कितने में हुआ था, 1957। थायरिस्टर का निर्माण कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था। इसको निर्माण करने वाली कंपनी का नाम GEC, ठीक, याद हो चुका होगा सभी लोगों को आसानी से। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि पावर डायोड का आविष्कार कब हुआ था। पावर डायोड का आविष्कार हुआ था 1957 में, जब यूजेटी का उत्सर्जन टर्मिनल खुला होता है तो बेस टर्मिनल का प्रतिरोध जो कि है क्या हो जाता है, वेरी हाई, मतलब कि बहुत अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि डायोड में कितने टर्मिनल, डायोड में आपके 2 टर्मिनल होते हैं, कितने, डायोड में आपके 2 टर्मिनल होते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि जब पीएन जंक्शन डायोड का एक एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से तथा कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, तो पीएन जंक्शन होता है कैसा, फॉरवर्ड वाइज होता है, आपका कैसा होता है, फॉरवर्ड वाइज होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि थायरिस्टर युक्ति को किस स्टेट में स्विच किया जाता है। थायरिस्टर युक्ति को हम किस में, ऑन से ऑफ करने में और ऑफ से ऑन करने में थायरिस्टर का यूज करते हैं। थायरिस्टर युक्ति का जब डायोड फॉरवर्ड वाइज में होता है तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाती है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, कम हो जाती है, मतलब कि डिक्रीज हो जाती है। जब डायोड आपका फॉरवर्ड वाइज होता है तो आपकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जो कि है वो कम हो जाती है। इसके बाद हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जब रिवर्स वाइज होता है, देखिए जब डायोड आपका फॉरवर्ड वाइज होगा तो डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी, ठीक, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज मतलब कम हो जाएगी इसकी चौड़ाई, और जब डायोड आपका रिवर्स वाइज होगा तो इसकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि फास्ट रिकवरी डायोड किस स्पीड पर कार्य करता है। यह अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड पर कार्य करता है, किस पर, यह अल्ट्रा हाई स्विचिंग स्पीड पर कार्य करता है। शॉर्टकी डायोड हाई आपका स्विचिंग स्पीड पर कार्य करता है, शॉर्टकी डायोड किस पर, हाई स्विचिंग स्पीड पर कार्य करता है। देखिए थायरिस्टर की फुल नॉलेज, तो थायरिस्टर की फुल नॉलेज हमने आपको उसमें पढ़ा दी है, आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जब डायक रिवर्स वाइज में होता है तो सर्किट कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है। जब आपका डायोड रिवर्स वाइज में होगा तो आपका ओपन सर्किट कहलाएगा, और जब फॉरवर्ड वाइज में पीएन जंक्शन डायोड में कैसी रेजिस्टेंस होता है, आपका फॉरवर्ड वाइज में पीएन जंक्शन डायोड में कैसा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, कैसा, हाई रेजिस्टेंस होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में गेट टर्मिनल नहीं होता है, तो डायक में गेट टर्मिनल नहीं होता है, सभी लोगों को पता है। तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। यूजेटी के बारे में देखिए, यूजेटी का स्विचिंग टाइम कितना होता है, यह एक उच्च क्षमता वाला स्विच होता है, यह स्विच टाइम नैनो सेकंड मतलब कि बहुत कम समय लेता है आपका, ठीक है, नैनो सेकंड से भी कम होता है। इसके बाद देखिए हमको पढ़ना है इन सभी के फुल फॉर्म, तो आप ना हो तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। डायक का फुल फॉर्म होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्रायक का फुल फॉर्म होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक। इसके बाद देखिए माउंटिंग हमको पढ़नी है, थायरिस्टर माउंटिंग टेक्निक, ये हम वहाँ पर जो पढ़ रहे थे, ठीक है, वही चीज़ जो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यह यदि लोड करंट 1 एम्पियर से कम होता है, यदि लोड करंट 1 एम्पियर से कम होता है तो कौन सी माउंटिंग SCR का यूज करते हैं, हम लीड माउंटिंग का, कौन सी लीड माउंटिंग का उपयोग करते हैं, कौन सी माउंटिंग व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, किस माउंटिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, स्टड माउंटिंग का उपयोग आपका देखिए लचीलेपन तथा खुरदरेपन के कारण व्यापक रूप से यूज किया जाता है, व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन कि ट्रायक में कितने लेयर होते हैं। ट्रायक में आपके 5 लेयर होते हैं, यह 5 लेयर वाला आपका बाय डायरेक्शनल डिवाइस होता है ट्रायक, ठीक है।
33 नंबर का क्वेश्चन है कि गेट टर्मिनल का यूज एससीआर को क्या देने के लिए किया जाता है? तो पल्स सिग्नल देने के लिए करते हैं। डायक में कितने इलेक्ट्रोड लगे होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। डायक का निर्माण किससे होता है? सिलिकॉन से होता है। निम्न में से कौन सी दिशाओं में चल सकते हैं? ठीक, चाहे गेट सिग्नल प्लस हो या नेगेटिव हो, तो ट्रायक में, ठीक है, ट्रायक में आपका चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चल सकते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि पंखे व छोटी मोटरों को कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किसका यूज करते हैं? तो ट्रायक का यूज हम करते हैं पंखे तथा ठीक छोटी मोटरों को यूज करने, ठीक कंट्रोल करने में हम ट्रायक का यूज करते हैं। लैंप डिमर सर्किट में किसका यूज करते हैं? लैंप डिमर सर्किट में हम डायक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डायक का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए अनकंट्रोल्ड डिवाइस कौन सी है? पावर डायोड। और कंट्रोल कौन सी है? थायरिस्टर। अनकंट्रोल्ड है पावर डायोड और कंट्रोल है आपका थायरिस्टर। निम्न में से डायक का डायग्राम कौन सा है? निम्न में से डायक का डायग्राम है बी व सी। ये दोनों आपके डायक के ही डायग्राम हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि पी टाइप जंक्शन को क्या कहते हैं? पी टाइप जंक्शन को हम कहते हैं एनोड और एन टाइप जंक्शन को कहते हैं क्या? कैथोड। इसके बाद जनरल पर्पस डायोड कहाँ यूज करते हैं? इन सभी में, बैटरी में, वेल्डिंग में, यूपीएस में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। फास्ट रिकवरी डायोड आपका देखिए यूज करते हैं हम रेडियो सिग्नल में, डिटेक्टर में और वेरिएबल इंडस्ट्रियल में। शॉर्ट की डायोड का यूज हम करते हैं एसएमपीएस में, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में और शॉर्ट की डायोड में। ठीक है, इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर जल्दबाजी में हम जो कि या कोई क्वेश्चन गलत बोल जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दिया करें। ठीक है, थायरिस्टर का निर्माण कहाँ होता है? थायरिस्टर का निर्माण आपका हुआ था ठीक 1957 में जीईसी कंपनी ने निर्माण किया था और इसका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो कि इसका निर्माण हुआ था। ट्रायक की क्षमता कितनी होती है? 25 एम्पियर। थायरिस्टर की ट्रायक की क्षमता 25 एम्पियर होती है। आपके थायरिस्टर को ऑफ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आपका कंबशन कहते हैं। इसके बाद देखिए आता है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन कि हाई फ्रिक्वेंसी एसी को लो फ्रिक्वेंसी एसी में किससे, मतलब कौन चेंज करता है? हाई फ्रिक्वेंसी एसी को लो फ्रिक्वेंसी एसी में चेंज कौन करता है? इसका आंसर आप सभी लोग देंगे, हमने आपको पढ़ा चुके हैं अभी। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी एसी को लो फ्रिक्वेंसी एसी में कौन चेंज करता है आपको बताना है। इसके बाद आपके लास्ट 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको भी आप लोग जल्दी से पढ़ लें। डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इन्वर्टर कहलाती है। ठीक, डीसी को डीसी में रूपांतरित करने वाली युक्ति चॉपर कहलाती है। जहां लोड को रिवर्सिबल डीसी देने की आवश्यकता होती है वहाँ किसका यूज करते हैं? हम डुअल कन्वर्टर का यूज करते हैं। किसका? डुअल कन्वर्टर का यूज करते हैं, जिसमें से निम्न में से आपके डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी चेंजर कौन कहलाता है? डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी चेंजर हम कहते हैं साइक्लो कन्वर्टर को। अच्छे से आप ध्यान कर लें कि आपका जो निम्न में से डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी चेंजर हम कहते हैं साइक्लो कन्वर्टर को। किसको? साइक्लो कन्वर्टर को। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का प्रकार है। विद्युत शक्ति का प्रकार है क्या? डिस्ट धारा शक्ति और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति। कौन सा? डिस्ट धारा शक्ति और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति। इसके बाद 6वां क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी विद्युत नियंत्रण शक्ति व्यवस्था में दो कन्वर्ट एक ही अपशिष्ट भार को अलग या एक साथ प्रदायित करते हैं? तो क्या करते हैं? डुअल कन्वर्टर। कौन से? डुअल कन्वर्टर। बेशक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ जिनमें डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए थायरिस्टर सेतु परिपथ का उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेतु इन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सेतु इन्वर्टर कहते हैं उसको हम। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विद्युत शक्ति नियंत्रण इकाई की सहायता से एसी प्रदान से विद्युत आवृत्ति की एसी वोल्टता प्राप्त की जाती है? तो किससे की जाती है? आपकी साइक्लो कन्वर्टर से। किससे? साइक्लो कन्वर्टर से। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत शक्ति नियंत्रक इकाई डीसी को एसी में रूपांतरित करने में और एसी को डीसी में रूपांतरित करने में जो कि है सक्षम है? कौन सी है आपकी? लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। कौन सी है? लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि वह कौन सी इकाई है जिससे स्थिर आपकी क्या है? वोल्टता की एसी में परिवर्तित वोल्टता की एसी प्राप्त की जाती है? तो आपके क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता नियामक। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता नियामक। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता नियामक। 11वां नंबर का आपका क्वेश्चन है कि शक्ति प्रवर्तक पावर कन्वर्टर वह इकाई है जिसमें डैश द्वारा एसी शक्ति से शक्ति स्तर की डीसी में परिवर्तित किया जाता है? तो आपका डिस्टकरण। क्या है? डिस्टीकरण। आपके देखिए नियंत्रक शक्ति प्रवर्तक का प्रकार है। नियंत्रक शक्ति प्रवर्तक का प्रकार क्या है? एक कलीय प्रवर्तक और आपका 3 कलीय प्रवर्तक। कौन से? 1 कलीय प्रवर्तक, 3 कलीय प्रवर्तक। इसके बाद मेटल रेक्टिफायर में कितने वोल्ट
कितने वोल्टेज तक एसी को डीसी में चेंज किया जा सकता है? तो 18 वोल्टेज तक एसी को डीसी में चेंज किया जा सकता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मेटल रेक्टिफायर में कितने धारा तक एसी को डीसी में परिवर्तित किया था? 0.5 एम्पियर। कितने? 0.5 एम्पियर। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए मशीन को कहते हैं, एसी को डीसी में चेंज करने वाली मशीन कौन सी कहलाती है? आपकी सभी कन्वर्टर, एमजी सेट और आपका मेटल रेक्टिफायर। ठीक, कन्वर्टर, एमजी सेट और मेटल रेक्टिफायर। एसी देखिए, एसी करंट का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं? तो एसी करंट का उपयोग हम देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, धातु शोधन में और बैटरी आवेश में। किस में? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन और बैटरी आवेश में। एमजी सेट में कौन सी जनरेटर यूज करते हैं हम? आपके देखिए शंट जनरेटर, कंपाउंड और शंट और कंपाउंड जनरेटर इसमें हम यूज करते हैं। किस विधि में नियत वोल्टेज डीसी स्रोत तथा लोड के बीच एक परिपथ प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? तो रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, रेजिस्टेंस कंट्रोल। देखिए इसके बाद है किस विधि में डीसी को पहले एसी में बदलते हैं और इसके बाद ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप डाउन करके या स्टेप अप करके उसको फिर डीसी में बदलते हैं? तो इन्वर्टर रेक्टिफायर में हम चेंज करते हैं, फिर डीसी को एसी में, फिर एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से फिर एसी को डीसी में चेंज करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जो सीधा नियत डीसी वोल्टेज से परिवर्तित डीसी वोल्टेज में रूपांतरित होता है उसको हम कहते हैं डीसी चॉपर। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी पावर को इच्छित आउटपुट वोल्टता व आवृत्ति की एसी वोल्ट पावर में रूपांतरित करता है? क्या करता है? इन्वर्टर करता है। देखिए इसके बाद आता है कि इन्वर्टरों को किन कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो इन्वर्टरों को हम देखिए इन सभी कार्यों में प्रयोग करते हैं। परिवर्तन स्पीड एसी मोटर चालकों में, ठीक है, प्रेरक तापन में और वायुमान पावर सप्लाई में। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि इन्वर्टर के कितने प्रकार के होते हैं? इन्वर्टर के कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एक सिंगल फेस इन्वर्टर और एक आपका होता है 3 फेस इन्वर्टर। ठीक, एक सिंगल फेस इन्वर्टर और 3 फेस इन्वर्टर। इसके बाद आता है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन कि सेतु त्रिकला पूर्ण तरंग डिस्टकारी में डायोड की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। विद्युत ड्राइव मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। कितने? 2 प्रकार की, एसी और डीसी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद हमारा आता है 27 नंबर का क्वेश्चन कि रोटर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो रोटर मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल, एक होता है एकल पिंजरा रोटर, डबल पिंजरा रोटर और तीसरा आपका होता है स्लिप रिंग रोटर। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि प्रेरक मोटर में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। प्रेरक मोटर में कितने? 2 भाग होते हैं आपके। ठीक है, दोनों कौन से होते हैं? स्थिर भाग जिसे रोटर कहते हैं और घूर्णी भाग जिसको हम क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। स्थिर भाग जिसको हम स्टेटर कहते हैं, स्थिर भाग को हम क्या कहते हैं? स्टेटर। और घूमने वाले भाग को हम कहते हैं क्या? रोटर। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि पीडब्ल्यूएम की कौन सी विधि है? पीडब्ल्यूएम की कौन सी विधि है? तो सभी हैं ये विधि। ठीक है, अब आप सभी लोग पढ़ लेगा। CVT का फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफार्मर। CVT का फुल फॉर्म। SMPS का फुल फॉर्म स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS के लाभ में से नहीं है। ठीक, SMPS के लाभों में से नहीं है। क्या है? इसका परिपथ जटिल होता है। ठीक, ये इसके लाभों में से नहीं है। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि SMPS का कार्य यूज करते हैं हम किस में करते हैं? इन सभी में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, मोबाइल फ़ोन चार्जर में और आपके सिक्योरिटी सिस्टम में करते हैं SMPS का उपयोग। इसके बाद UPS का पूरा नाम क्या है? UPS का पूरा नाम क्या है? यूनिट ट्रिब्यूटेबल पावर सप्लाई। ठीक, 35 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश एक ऐसी डिवाइस जो सामान्य पावर कट होने पर भी कंप्यूटर को ऑन स्टेट में रखती है, उसको हम कहते हैं UPS। ठीक, क्या कहते हैं? UPS। थायरिस्टर का अनुप्रयोग है। थायरिस्टर का अनुप्रयोग क्या है? ये सभी थायरिस्टर का अनुप्रयोग क्या है? ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है इसके बाद कि प्रेरक मोटर के चाल नियंत्रण की विधि नहीं है। क्या नहीं है? मोटर चक्रण परिपथ विधि। क्या है? मोटर चक्रण परिपथ विधि
इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन है कि डीसी मोटरों के गति नियंत्रण की विधि नहीं है। डीसी मोटरों की गति नियंत्रण विधि क्या नहीं है आपकी? स्टेटर प्रदाय आवृत्ति नियंत्रण विधि, स्टेटर प्रदाय आवृत्ति नियंत्रण विधि। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि डिस्क धारा मोटर की गति किस कारक पर निर्भर करती है? तो किस कारक पर? सभी पर, आर्मेचर प्रतिरोध पर, प्रदाय वोल्टता पर और प्रतिध्रुवी और आपकी चुंबकीय फ्लक्स पर। किस विधि में सभी प्रकार की डीसी मोटरों की गति कंट्रोल की जा सकती है? डीसी चॉपर मेथड द्वारा हम सभी मोटरों की जो कि है गति को कंट्रोल कर सकते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि एक एससीआर में कितने सेमीकंडक्टर होते हैं? तो 4 होते हैं। यूपीएस रेटिंग को किस यूनिट में मेजर करते हैं, मापते हैं? तो आपके देखिए वॉल एम्पियर में, ठीक, वॉल एम्पियर में। एमओवी का फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड आपके वेरिस्टर्स, ठीक, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर्स, ठीक। इसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है कि यूपीएस में किस तरह की बैटरी यूज करते हैं? तो देखिए वॉल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी, वॉल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि सिंगल फेज, ठीक, आपका देखिए वन फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर में कितने एससीआर लगे होते हैं? वन फेज, देखिए वन फेज हाफ वेव पावर कन्वर्टर में कितने एससीआर लगे होते हैं? आपके 1 एससीआर लगा होता है, ठीक है। और थ्री फेज में 3 एससीआर लगे होते हैं। यहाँ पर ये आपकी जो टेबल बनी है इसीलिए बनी है, आपकी वन फेज के लिए ये है और 3 फेज के लिए ये। वन फेज हाफ पावर कन्वर्टर में कितने एससीआर लगे होते हैं? आपके 1 एससीआर लगा होता है और 3 फेज में 3 लगे होते हैं, ठीक। इसके बाद वन फेज फुल वेव पावर कन्वर्टर में 2 एससीआर लगे होते हैं और 3 फेज में 6 एससीआर लगे होते हैं। वन फेज ब्रिज वेव पावर कन्वर्टर में आपके 4 एससीआर लगे होते हैं और आप 3 फेज में 6 एससीआर लगे होते हैं। तो ये आप लोग जरूर से याद कर ले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसके बाद छठवां 46 नंबर का क्वेश्चन है कि वन फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में कितने एससीआर लगे होते हैं? तो 2 एससीआर इसमें लगे होते हैं और 3 फेज में 6 एससीआर लगे होते हैं। इसके बाद वन फेज फुल वेव इन्वर्टर में 4 एससीआर लगे होते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि डायक का सिंबल होता है, डायक का सिंबल कौन सा होता है? इसमें से डायक का सिंबल आपका इनमें से है ये वाला, ठीक, ये आपका डायक का सिंबल है और ये भी आपका डायक का सिंबल है। ये दोनों, इसका ये है आपका ट्रैक का और ये है यूजीटी का सिंबल। इसके बाद देखिए, इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका रेक्टिफायर किसका बना होता है? रेक्टिफायर आपका डायोड का बना होता है। ट्रैक की क्षमता कितनी होती है? ट्रैक की क्षमता होती है 25 एम्पियर। अब आप लोगों को बताना है कि थायरिस्टर का निर्माण कितने सन में हुआ था? थायरिस्टर का निर्माण कितने सन में हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें अगर सभी लोगों को आता है तो। थायरिस्टर का निर्माण कितने सन में हुआ था? देखिए ये आपकी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की 1 डे सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद आपका काम क्या है? इसके बाद अब आपका काम है जो हमने यहाँ पर नोट्स डाले हैं उन सभी को, नोट्स को एक बार जरूर से पढ़ना है और जो आपके क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू हैं उनको भी आपको जरूर से एक बार पढ़ना है। और जितने 150 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये हैं इनको भी आप पढ़ लें, ठीक। और 1 डे सीरीज अगर आप देखते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो अब आपका फ़र्ज बनता है कि आप सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, जल्दी से सभी लोग मिलकर एक बार जल्दी से लाइक कर दें और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि आपका पावर प्लांट का पेपर अच्छा गया है इसी तरह से आपके सभी पेपर अच्छे जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान आप लोग ना हो, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक बार वार्निंग आ जाती है तो दूसरी बार आप लोग नकल करने का प्रयास ना करें, ठीक है। तो चलिए नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक सभी को।